नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। कनाडा के बेबुनियाद आरोप पर भारत की खरी खरी। विदेश मंत्रालय ने गृह मंत्री अमित शाह पर कनाडा के बयान पर दिया कड़ा जवाब। कहा, भारत कनाडा संबंधों पर देखने को मिलेंगे गंभीर परिणाम। भाजपा के मिशन झारखंड को धार देने आज रांची पहुंचेंगे अमित शाह। भाजपा ने कहा, सरकार में आने पर 5 लाख रोजगार के अवसर करेंगे सृजित। 5 नवंबर से कांग्रेस के प्रचार में आएगी तेजी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की गारंटी पर नसीहत के बाद तेज हुए भाजपा के हमले। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस जहां भी सत्ता में आती है वहां के लिए चुनौतियां लाती है। खजाना खाली करने के बाद भी जनता को नहीं मिलता कोई लाभ। रेलवे की ओर से पूरे देश में 6 स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी। आज 168 ट्रेनों के जरिए यात्रियों के लिए विशेष सुविधा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान। छिपे हुए आतंकियों की तलाश जारी। और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे कनाडा को भारत ने कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि अगर इसी तरह के बेबुनियाद आरोप कनाडा लगाता रहा है तो दोनों देशों के संबंधों पर इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो विदेश मंत्रालय ने कनाडा को दी चेतावनी। गृह मंत्री अमित शाह पर कनाडा के बयान पर भारत का कड़ा रुख। कनाडा के आरोपों को भारत ने खारिज किया है। कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को भी तलब किया। कनाडा के मंत्री की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कनाडा के आरोप बेबुनियाद है, भारत ने साफ तौर पर यह कहा है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा को चेतावनी दी है। गृह मंत्री अमित शाह पर कनाडा के बयान पर भारत का कड़ा रुख और कहा भारत ने कि इससे संबंधों पर पड़ेगा प्रभाव। कनाडा के आरोपों को भारत ने खारिज किया। कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को भी तलब किया। विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी और कनाडा के बेबुनियाद आरोपों पर भारत की खरी खरी। कनाडा के मंत्री की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति और नाराजगी जताई है। भारत ने कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्री पर कैनेडियन मंत्री मॉरिसन की टिप्पणियां बेबुनियाद हैं। उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम पड़ेंगे। हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक करते हैं। यह रहस्योद्घाटन उस दृष्टिकोण की ही पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडा सरकार के राजनीतिक एजेंडा और उसके व्यवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को हाल ही में कनाडा सरकार की ओर से सूचित किया गया था कि वे अब भी ऑडियो और वीडियो के जरिए निगरानी में हैं और उनकी बातचीत पर भी नजर रखी जा रही है। हमने कनाडा सरकार के सामने औपचारिक रूप से विरोध जताया है। Some of our consular officials were recently informed by the Canadian government that they have been and continued to be under audio and video surveillance. Their communications have also been intercepted. We have formally protested to the Canadian government as we deem these actions to be a flagrant violation of relevant diplomatic and consular conventions. By citing technicalities, the Canadian government cannot justify the fact that it is indulging in harassment and intimidation. Our diplomatic and consular personnel are already functioning in an environment of extremism and violence. This action of the Canadian government aggravates the situation and is incompatible with established diplomatic norms and practices. भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बारे में बताते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के पास रणनीतिक व्यापार पर एक मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा है। हम 3 प्रमुख बहुपक्षीय अप्रसार निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं और ऑस्ट्रेलियाई समूह और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था के सदस्य भी हैं। अप्रसार पर प्रासंगिक यूएनएससी प्रतिबंधों और यूएनएससी संकल्प 1540 को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। India has a robust legal and regulatory framework on strategic trade and non-proliferation controls. We are also a member of 3 key multilateral non-proliferation export control regimes, the Wassenaar Arrangement, the Australia Group, and the Missile Technology Control Regime, and have been effectively implementing relevant UNSC sanctions and UNSC Resolution 1540 on non-proliferation. Our understanding is that the sanctioned transactions and companies are not in violation of Indian laws. Nevertheless, in keeping with India's established non-proliferation credentials, we are working with all the relevant Indian departments and agencies to sensitize Indian companies on applicable export control provisions, as also inform them on new measures being implemented that could impact Indian companies in certain circumstances. Regular strategic trade, export control outreach events for Indian industries and stakeholders are being carried out by agencies of the Government of India. We are also in touch with the US authorities to clarify issues. और हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदिता डागर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे पर जानकारी के लिए। अजय, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह का कड़ा संदेश भारत ने दिया है कितना ज़रूरी था, और कनाडा की लगातार जो अनर्गल टिप्पणियां हैं उसके खिलाफ जो अब ये रुख है ये क्या दिखाता है? देखिए, भारत ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया रमा कि ये कनाडा की हताशा है जो कि पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों में स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। भारत को बार बार निराधार आरोपों के जरिए उन पर आरोप लगाना, और हद तो तब हो गई कि जब वहाँ के एक उपमंत्री ने अपनी संसदीय समिति के सामने ये स्वीकार किया कि उन्होंने ये जानकारी विदेशी मीडिया को लीक की है, और उन्होंने बाकायदा अमेरिकी वॉशिंगटन पोस्ट का नाम लिया। उन्होंने कहा कि वो पर्टिकुलर रिपोर्टर को जानते थे जिन्होंने भारत और कनाडा के खिलाफ पहले से बहुत कुछ लिखा है, ऑब्वियसली कनाडा के फेवर में लिखा है, तभी उन्होंने इस जानकारी को लीक करने का फैसला लिया अपने संसदीय पैनल के सामने। मुझे इतिहास में ऐसा कोई देश दिखता नहीं है जिसने खुद के संसद के सामने ये स्वीकार किया हो कि उन्होंने जो इंटेलिजेंस जानकारी है वो किसी विदेशी मीडिया को लीक कर दी हो, और वॉशिंगटन पोस्ट के जरिए हमारा गृहमंत्री अमित शाह का नाम दिया। आज इस आरोप को भारत ने अनर्गल निराधार बताया है, बट आप इसे हास्यास्पद भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जो लगातार जिस पर खालिस्तानी आतंकवाद को प्रश्रय देने का आरोप लगता रहा है, वो अपने संसदीय पैनल के सामने इस बात को खुद स्वीकार कर रहा है कि उसने वॉशिंगटन पोस्ट के एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को इसलिए चुना क्योंकि वो भारत और कनाडा के संबंधों के बारे में पहले से बहुत कुछ लिखता रहा है, और उसके बाद इस जानकारी को लीक किया गया।
ये जानकारी कहाँ से मिली, इस जानकारी का क्या आधार है, इस पर कोई खुलासा नहीं किया गया। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जब वॉशिंगटन पोस्ट ने उनसे ये पूछा कि क्या ये वही हैं, यानी हमारे गृह मंत्री हैं जो ये सब करा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ वो वही हैं। सिर्फ इस आधार पर, सिर्फ इतनी बातचीत के आधार पर वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बात की खबर छापी कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या की गई है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही हास्यास्पद है, और ऐसा लगता है कि जो कनाडा है उसके अपनी जो अंदरूनी जो मुद्दे हैं वो खुद वो सुलझा नहीं पा रहा है, और इसलिए इस तरह के भारत पर सीधे आरोप लगाकर एक बड़ा नाम लेकर के गृह मंत्री का अपने जो अंदरूनी राजनीति है उसमें अपनी थोड़ी बहुत जो जस्टिफिकेशन है वो अपने जनता को देने की कोशिश कर रहा है। पर पूरी दुनिया इसे देख रही है कि किस तरह से वॉशिंगटन पोस्ट के साथ मिलकर के किसी इंफॉर्मेशन को लीक करना और उसके बाद वहां के अमेरिकी मीडिया के जरिए, एक ऐसी मीडिया जिसका एक इंटरनेशनल पहुंच हो और हमारी बात को सही तरीके से पहुंचा पाए, इस तरह से प्लांट करना बहुत ही हास्यास्पद लगता है, जो कि भारत या किसी भी देश में आप सोचिए इतने बड़े स्तर पर इस तरह के कभी भी गतिविधियां नहीं देखी जाती। बिल्कुल, नंदिता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नंदिता, आपके पास आना चाहेंगे। भारत ने कड़ा विरोध तो जताया ही है, दूसरा जो कनाडाई दूतावास है वहाँ के प्रतिनिधि को भी तलब किया, उनसे भी संपर्क किया और एक राजनयिक नोट भी दिया। स्पष्ट तौर पर क्या कुछ उसमें कहा गया है, और भारत का ये भी कहना है कि इस तरह की हरकतें अगर कनाडा करता रहता है तो जो द्विपक्षीय संबंध हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। कितनी गंभीर चेतावनी है ये? डिप्लोमेटिक सर्कल्स में रमा, अगर कोई देश किसी दूसरे देश के ऑनवॉय यानी डिप्लोमेट को उसके हाई कमीशन या एम्बेसी से तलब करता है और उसे एक नोट वर्बाल जिसे कहते हैं वो देता है, तो ये एक कड़ा एक्शन माना जाता है। तो जैसे कि पिछले साल और इस साल, हमने पिछले साल जून में हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर था वो देखा, और पिछले साल ही जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनका जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए इंडिया पे आरोप लगाना, तो काफ़ी हमारे बीच की जो राजनयिक टेंशन्स थी एस्केलेट हो गई थी। और आपने पिछले महीने ही, जो एक दिन पहले पिछला महीना खत्म हुआ है, अक्टूबर में देखा कि 6 डिप्लोमेट्स को कनाडा ने एक्सपेल किया, हमारे इंक्लूडिंग हमारे हाई कमिश्नर को संजय वर्मा को, और इंडिया ने भी 6 डिप्लोमेट्स को कनाडा के टिट फॉर टैट एक्सपेल कर दिया। तो अब आप देख ही रहे हैं कि ये जो इंडिया कनाडा रिलेशंस हैं वो इस खालिस्तानी सेपरेटिज्म को लेकर काफ़ी बिल्कुल बहुत ही ख़राब स्तर पर पहुंच गए हैं। उसमें ये देखते हुए कि वहाँ के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर डेविड मॉरिसन और वहाँ की नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एडवाइज़र नैथली ब्रूइन, जो कि कनाडा की पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सिक्योरिटी में जिससे जो उनकी बातें लीक हुई हैं कि उन्होंने कंफर्म किया कि वॉशिंगटन पोस्ट जो एक अमेरिकी अखबार है उसको उन्होंने बताया है कि वो आरोप लगा रहे हैं हमारे यानी कि भारत के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह पर, जो कि इफेक्टिवली गवर्नमेंट में नंबर 2 है। तो किसी भी तरीके से भारत या किसी भी सॉवरन देश को या ये जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश है ये कबूल नहीं होगा कि ऐसे एक ऐसा मुल्क जो हमें अपना हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और हमारी रूल ऑफ लॉ और हमारे कॉमन वैल्यूज़ को सब्सक्राइब करता है, वो ऐसा करेगा। और इसीलिए भारत को ये कड़ा कदम उठाना पड़ा है कि कल ही कनाडा के एक ऑनवॉय को बुलाया गया, उनके रिप्रेजेंटेटिव को हाई कमीशन से, और उन्हें तलब कर ये एक वर्बल नोट पास ऑन किया गया। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा कि ये अगर ऐसा हो, ये कनाडा ऐसे बेसलेस एलिगेशंस यानी कि निराधार जो एलिगेशंस होते हैं वो लगाता रहेगा, तो भारत और कनाडा के रिश्तों के लिए ये बहुत ही गलत साबित होगा और वो रिश्ते बिगड़ेंगे। बिल्कुल गंभीर इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा अजय, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से वाणिज्य दूतावास के जो अधिकारी हैं उन पर भी जिस तरह की निगरानी रखी जा रही है उस पर भी कड़ा विरोध भारत ने जताया है। तो क्या कुछ देखते हैं कनाडा की जो ये लगातार ये गतिविधियां हैं? भारत ने कहा है कि भारत को एक बदनाम करने की जो है कोशिश जो है कर रहा है, लेकिन ये अनर्गल कोशिश है। देखिए रमा, मैं बार बार मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि इस तरह की जो बयानबाजी कनाडा की तरफ से की जा रही है, इतने ऊंचे स्तर पर इस तरह के बयानबाजी और आधिकारिक तौर पर करना
आप एक स्पष्ट तौर पर मैं शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं कि कनाडा अब वाकई अपने ही चक्कर में फंस गया है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो संसद के सामने किसी उपमंत्री का बयान देना, अब कनाडा आधिकारिक तौर पर एक राष्ट्र के तौर पर इस बयान से पलटी नहीं खा सकता, इस बयान से पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि ये संसदीय पैनल के सामने दिया गया है, संसद में दिया गया बयान है और एक मंत्री के द्वारा दिया गया बयान है। तो एक राष्ट्र की तरफ से एक भारत के गृह मंत्री के नाम लिए जाने पर और वो भी वॉशिंगटन पोस्ट मीडिया में दिए जाने का ये जो संसद में बयान आया है, उस पर आधिकारिक तौर पे भले ही सत्ता बदल जाए, भले ही प्रधानमंत्री बदल जाए, भले ही वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष बदल जाए, उनकी कैबिनेट बदल जाए, लेकिन कनाडा एक राष्ट्र के रूप में इस बयान से अब अपने आप को वापस नहीं ले सकता। ये कहते हुए कि शायद जो मिस्टर मॉरिसन है उनका ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है या फिर पार्टी उनके बयान से दरकिनार करती है अपने आप को, या एक मंत्री के तौर पर उन्होंने संसद के बाहर बयान दिया, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं। इस तरह की जो डिप्लोमेसी है, जो पहले शायद आने वाली सरकार अपने आप को उससे अलग कर लेती, विपक्ष में रहते हुए और माफी मांग लेती, अब कनाडा के लिए भारत से माफी मांगने का भी मौका नहीं रह गया है। इसलिए इस बात की गंभीरता और ज्यादा बढ़ जाती है कि आप संसद के सामने इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपने वॉशिंगटन पोस्ट में इस बात को लीक किया था। इसके साथ ही रमा एक चीज और है, और उस पर भी मुझे इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि किसी भी देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है वो अपनी रिपोर्ट को कैसे बाहर कर सकती है, उसके पास जो खुफिया जानकारी है, जो किसी भी देश के बारे में जानकारी है, उसका डिप्लोमेटिक इस्तेमाल करते हुए जो वहाँ के सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी है और 2025-26 की साइबर थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में उन्होंने कहा, और मैं आपको कोट करता हूं, उन्होंने ये कहा कि भारत का नेतृत्व, मतलब भारत की सरकार लगभग निश्चित रूप से जो घरेलू साइबर क्षमता है, एक बहुत ही आधुनिक साइबर कार्यक्रम बनाने की इच्छा रखता है। अब ये कौन सी बड़ी आर्थिक महाशक्ति ऐसा नहीं करती है कि अपने साइबर जो इकोसिस्टम है उसको और मजबूत करे, जिससे कि साइबर अटैक्स को विफल किया जा सके। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि भारत अपने साइबर कार्यक्रम का इस्तेमाल अपने राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए करता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं नजर आती कि उनकी राष्ट्रीय जो एजेंसी है उसको कहना पड़े। फिर बाद में वो कहते हैं कि भारत अपने साइबर सिक्योरिटी की जो क्षमताएं हैं उसमें जासूसी, आतंकवाद विरोधी और अपने वैश्विक स्थिति को बढ़ावा देने और भारत के खिलाफ विमर्श का मुकाबला करने के लिए ये प्रयास शामिल है। और हमारा आकलन, मतलब कनाडा का आकलन है कि भारत का साइबर कार्यक्रम अपने परिचालन को बढ़ाने के लिए जो साइबर एक्सपर्ट, जो इंडिपेंडेंट साइबर एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं उनको सार्वजनिक करना और 2-3 दिन पहले सार्वजनिक करना और भारत को रूस, ईरान, चाइना और नॉर्थ कोरिया के साथ में एडवर्सरी स्टेट के रूप में, या फिर एक तरह से कहें आप विरोधी देश के रूप में, आप लूज लैंग्वेज अगर आप यूज करें तो आप दुश्मन देशों की लिस्ट में भारत को जो उन्होंने शामिल किया है और उसको भी पब्लिक किया है, ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है। और ऐसा लगता है कि वाकई जो भारत ये कह रहा है कि ये लंबे समय से, कई सालों से आ रही जो अपनाई जा रही रणनीति है कनाडा से एक राष्ट्र के तौर पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए, जस्टिन ट्रूडो की अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को आप अपने देश में अपने वोटर्स को, अपनी पार्टी को, अपने देश की जनता को जस्टिफाई करने के लिए अपने पोजीशन को, क्योंकि उनकी खुद की भी जो पोजीशन है अभी पॉलिटिकली ऐसा लग रहा है कि उनको शायद सत्ता वापस नहीं मिलेगी, तो बार बार वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम भारत का नाम लेकर के, कम से कम भारत के किसी एक बड़े मंत्री का नाम लेकर, ऐसा अभी तक इतिहास में नहीं हुआ था, इसलिए बार बार ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। और शायद ये रॉक बॉटम है भारत और कनाडा के बीच संबंधों का, और इसलिए आज एडवाइजरी भी जारी की है भारत ने वहां पर अपने रह रहे नागरिकों के लिए। कड़ा रुख भी अपनाया है। बहुत शुक्रिया अजय और नंदिता आपका तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीजी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दिवाली के त्यौहार के अवसर पर बारामती का सियासी मैदान सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। यहाँ चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत के बीच की खाई दिवाली के मौके पर साफ दिख रही है। दरअसल पहली बार पवार खानदान की दिवाली अलग अलग मंचों पर मन रही है। चाचा शरद पवार गोविंद बाग में तो भतीजे अजीत काटेवाड़ी में अपने मतदाता और समर्थकों के साथ दिवाली मना रहे हैं। दरअसल बारामती की जनता के लिए पवार परिवार की दिवाली वर्षों से आकर्षण रहा है। जब इस मौके पर पवार फैमिली तमाम मतभेदों को भुलाकर एक मंच पर आते थे और समारोह में आए लोगों से स्नेहपूर्वक मिलते थे, लेकिन ये वर्षों पुरानी परंपरा ध्वस्त हो रही है। साल 2023 के अप्रैल महीने में बड़े पवार से अलग होकर अजीत पवार ने अलग पार्टी बनाई थी। जब भी जनता के दिल में ये उत्सुकता थी कि इस बार की दीपावली में पवार परिवार एक मंच पर आता है या नहीं। हालांकि उस समय दीपावली के मौके पर अजीत पवार सपरिवार उत्सव में शामिल हुए। पार्टी में विभाजन के बाद भी पवार परिवार अविभाजित रहा। पवार परिवार के बीच विभाजन की लकीरें तब लंबी हुई जब साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बड़े पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बारामती लोकसभा सीट से चुनावी दंगल में उतारा। तब अजीत पवार भी पीछे नहीं रहे और अपनी पत्नी सुनेत्रा को सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनावी समर में उतार दिया। चुनाव में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने तो बाजी मार ली, लेकिन पारिवारिक कटुता चरम पर पहुंच गई। बिगुल विधानसभा चुनाव का बजा तो बारामती विधानसभा सीट से 7 बार के विधायक अजीत पवार 8वीं बार चुनावी मैदान में आए तो बड़े पवार ने सियासी बिसात बिछाकर अजीत पवार के भतीजे योगेंद्र पवार को चुनावी मैदान में उतारकर बड़े पवार ने वही दर्द दे दिया है जो सुनेत्रा की उम्मीदवारी पर शरद पवार को मिला था। चाचा भतीजे की लड़ाई अब सियासी मैदान में शुरू हो गई है। पूरे गन्ना उत्पादक क्षेत्र में एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई में 38 सीटों पर मुख्य मुकाबला है। इस मुकाबले में तय होगा कि शुगर बेल्ट का असली बादशाह कौन है। अजीत पवार ने अपने सभी विधायकों को टिकट देकर चाल चली है तो बड़े पवार ने नए चेहरों को दंगल में उतारकर नई चाल चल दी है। चाचा भतीजे की शहमात के बीच दिवाली है। दोनों दिग्गजों ने सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों मतदाताओं को अपने अपने मंच पर जुटने का संदेश दिया है। शिवसेना नेता अरविंद सावंत द्वारा शिवसेना नेता शाइना एनसी पर की गई टिप्पणी पर शिवसेना नेता उद्धव गुट संजय राउत ने बचाव करते हुए कहा है कि उनके बयान से महिला का कोई अपमान नहीं हुआ है। दरअसल शिवसेना नेता महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों पर शर्मिंदा होने के बजाय अपने नेताओं का बचाव कर रहे हैं। अरुण जी ने इतना ही कहा है कि ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है वो इस क्षेत्र में मुंबादेवी में बाहर से आई है। उसमें महिला का अपमान कहाँ हुआ? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? हाँ, आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग। बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति है, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है, तो उसका इतना इशू करने की जरूरत नहीं है भाई। पहले महिलाओं पर अभद्र बयान, फिर माफी। जी हां, कांग्रेस और उसके सहयोगियों की अब ये आदत बन गई है। महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी पर मचे बवाल के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने अपने बयान पर वो माफी मांगते नजर आए। जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर
जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूँगा, कल भी नहीं करूँगा। और दूसरी बात, लेकिन जब मैं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ, तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि देश में महिलाओं के सम्मान में पार्टी वाइज नहीं देखा जा सकता। बांग्लादेश में सनातन जागरण मंच ने शुक्रवार को चटगांव में एक विशाल रैली आयोजित की, जिसमें इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी सहित 19 लोगों के खिलाफ दायर झूठे मामले को वापस लेने की मांग की गई। मंच ने 2 दिन का अल्टीमेटम जारी किया और चेतावनी दी कि अगर सोमवार तक मामला वापस नहीं लिया गया तो सिलसिलेवार विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की वकालत करने वाले मंच सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता हैं। शुक्रवार को विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए हजारों हिंदू अपनी 8 सूत्री मांग को दोहराते हुए दोपहर में चटगांव के चेरगी पहाड़ इलाके में सनातन जागरण मंच द्वारा आयोजित विरोध रैली में शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए सनातन जागरण मंच के आयोजकों में से एक गौरांग दास ब्रह्मचारी ने कहा कि वे झूठे मामले को वापस लेने के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को एक ज्ञापन सौंपेंगे और यदि ऐसा नहीं होता है तो ये काम वे देश भर में आगे के कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने लोगों को शांतिपूर्ण रैली में शामिल होने से रोका। इस संबंध में चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिप्टी कमिश्नर दक्षिण लियाकत अली खान ने कहा कि रैली न करने का प्रशासनिक निर्देश था, लेकिन लोगों ने इसकी अवहेलना की। गौरांग दास ब्रह्मचारी ने कहा कि उन्हें जेल भेजने की धमकी दी जा रही है, लेकिन उन्हें अपनी 8 सूत्री मांगें माननी होंगी। इससे पहले बुधवार रात चटगांव के निवासी और बीएनपी कार्यकर्ता फिरोज खान ने पिछले सप्ताह स्वतंत्र स्मारक के ऊपर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराने के आरोप में चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी और 18 अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कराया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में अल्पसंख्यक अधिकारों और सुरक्षा की मांग को लेकर सनातन जागरण मंच ने 25 अक्टूबर को चटगांव के ऐतिहासिक लालदिघी मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया था। रैली के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर स्वतंत्र स्मारक के ऊपर गेरुआ झंडा लटका दिया था। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।